नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश, सीनियर जर्नलिस्ट। अ, राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और हुँ, जैसे कि आजकल हम चर्चा कर रहे हैं, हर एक लोकसभा सीट हम ले रहे हैं, खासकर वो लोकसभा सीट जो हैवीवेट कैंडिडेट्स के लिए जानी जाती है। इस बार हम पहले जो चर्चा करेंगे वो करेंगे मथुरा लोकसभा सीट पे। मथुरा लोकसभा सीट आपको पता ही है कि जब से यहाँ से फ़िल्म एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने चुनाव लड़ा और जीता, उसके बाद से ये वीवीआईपी सीट बन गई है। तो इस बार मथुरा लोकसभा सीट का रुझान क्या है? वहाँ पे आंकड़े जो पिछले हैं, उनको अगर हम एनालाइज़ करें, तो इस बार क्या लगता है? पहले थोड़ा-सा मथुरा लोकसभा सीट को समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे टोटल जो वोटर हैं मथुरा पार्लियामेंट सीट पर 2019 में वो 17,99,321 थे और नंबर ऑफ पोलिंग बूथ जो बने थे वहां पर वो 2014 बने थे। वोटर टर्नआउट 2019 में रहा था 60.7% और वोटर टर्नआउट जो मथुरा की पार्लियामेंट सीट है 2017 में जो रहा था वो रहा था 64.9%। असेंबली में वो जो मैंने पहले बताया आपको पार्लियामेंट में था, 2017 में जब असेंबली के चुनाव हुए थे तब ये रहा था। चलिए, अब अगली कहानी समझते हैं। अगली कहानी है वोटर टर्नआउट। आपको ये समझना पड़ेगा कि किसको कितना वोट गया और कब गया। देखिए, शुरू आप नीचे से करते हैं। हम ये टेबल 2022 से बना, हम 2009 से शुरू करते हैं। राकेश जी, बड़ा समझने वाला डाटा है। 2009 में जब इलेक्शन हुए थे पार्लियामेंट के, जिसमें कि कांग्रेस जीती भी थी, तब यहाँ पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया था, आरएलडी के साथ समझौता था। तो आरएलडी को यहाँ कैंडिडेट मिला था और वोट परसेंटेज देखिए कितना मिला था, 52.3%, यानी मोर देन 50%। जीत अपने आप हो जाएगी। तब बीएसपी यहाँ से 28.9% ही ले पाई थी और कांग्रेस को मात्र 11.8% मिला था। जिनके नीचे जीरो लिखा है इसका मतलब ये चुनाव या तो नहीं लड़े होंगे या फिर गठबंधन में रहे होंगे। चलिए, उसके बाद आ गया 2012 का मामला। 2012 में जब असेंबली इलेक्शन हुए तब भी यहाँ पर आरएलडी का वोट परसेंट 30.7 रहा। ये अलग बात रही कि बीएसपी का 25.7 रहा, तब एसपी भी अलग लड़ी 8.3 रहा, बीजेपी अलग लड़ी 14.6 रहा, कांग्रेस अलग लड़ी 5.5 रहा। तो यहाँ भी अगर आप समझ लीजिए एक तरीके से कि आरएलडी बीजेपी इकट्ठे लड़ते तो 44-45 के करीब यहाँ भी रहता। ये विधानसभा की बात। अब आ जाइए 14 की बात, जब प्रधानमंत्री पहली बार बने नरेंद्र मोदी और मथुरा में जब वोट पड़े तो यहाँ पर इस बार आरएलडी अलग से लड़ी, बीजेपी अलग से लड़ी। बीजेपी ने यहाँ पर 53.4%, यानी कि एक बार फिर से मोर देन 50% बिल्कुल अपने दम पे विद नो आरएलडी। और एसपी 3.4, बीएसपी 16.1। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था या इनमें से गठबंधन था, इसीलिए यहाँ पे जीरो शो कर रहा है। और आरएलडी 22.7। आगे आ जाइए अब 2017 के असेंबली चुनाव, जब योगी जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त भी बीजेपी को यहां पर 44.5 और एसपी को 0.8, बीएसपी को 22.3, कांग्रेस को 5.5 और थोड़ा सा जो मुकाबला किया आरएलडी ने 19.5, यानी कि बीजेपी बिल्कुल एक तरह से आगे हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में यहाँ रही होगी, तभी ये आंकड़ा है। आगे आ जाइए 2019, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। और ये देखिए, ये यहाँ पर आंकड़ा अपने आप में बताता है कि जो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 2014 में 53.4 था, वो उनका 5 साल का कार्यकाल देखने के बाद 2019 में 61.1। आप अंदाजा लगा लीजिए, आरएलडी अलग लड़ रही है, कितना 34.5 आरएलडी को मिला वहां पे और कांग्रेस को मात्र 2.6, ना के बराबर। और बाकी पार्टियों आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हो सकता है इन्होंने चुनाव ना लड़ा हो या आरएलडी के साथ गठबंधन में हो, इस तरह का कोई यहाँ पर संभावना रही होगी। लेकिन बीजेपी का आंकड़ा आप देख लीजिए। अब 2022 का असेंबली इलेक्शन आ जाइए। देखिए, एक और हमें यहाँ पर नोट करना पड़ेगा, पहले आप डाटा देख लीजिए कि असेंबली इलेक्शन में 48.2 जो बीजेपी को यहाँ पे नंबर मिला, 48.2%, एसपी 6.6, बीएसपी 20.3 और आरएलडी 17.9, यानी यहां भी बीजेपी बिल्कुल एक छत्र से आगे। अब कहानी क्या है इन डाटा की? इस डाटा की कहानी है कि जैसे जैसे आप असेंबली में जाते हैं वोट परसेंटेज शेयर थोड़ा कम होता है, लेकिन जैसे आप पार्लियामेंट में जाते हैं वो एकदम से बढ़ जाता है, क्योंकि वहां वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे पड़ना है। तो ये जो डाटा है ये भी अपने आप में बहुत कुछ यहाँ पे बयान करता है
कि कहानी किस ओर जा रही है। यानी बीजेपी यहाँ पर क्लियरली फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, हम जब 2009 के बाद से दिखा रहे हैं यहाँ पर बीजेपी जीतती रही है। अब स्थिति क्या रही है 1996 से हम देखेंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। 96 से यहाँ पर अगर हम स्थिति देखें कौन कौन एमपी बना है, तो चौधरी तेजवीर सिंह 96, 98, 99 लगातार हैट्रिक बीजेपी की यहाँ पर है। एक बार 2004 में मानवेंद्र सिंह यहाँ कांग्रेस के जीते, पुनः पासा पलटा, और 2009 में जयंत चौधरी आरएलडी उनकी बीजेपी की भी गठबंधन था नहीं यहाँ पे, तो आप कह लीजिए एक तरीके से बीजेपी आरएलडी को संयुक्त तौर पर ये सीट गई यहाँ पर। उसके बाद 14 में हेमा मालिनी, 2019 में हेमा मालिनी। तो आप सारे डाटा पे नजर मारिए यहाँ पे, तो एक बार कांग्रेस को छोड़ दें तो ज्यादातर बीजेपी ही अपना परचम यहाँ पर लहराती रही है। अब आ जाइए आप साल दर साल 2009 से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार बनी थी, हम उसको नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पर जयंत चौधरी आरएलडी बीजेपी इकट्ठे मिलकर लड़े, 3,79,870 मत हासिल हुए। वहीं श्याम सुंदर बीएसपी के थे 2,10,257, और मानविंदर सिंह जो 2004 में जीते थे, वो देखिए कहां आ गया आंकड़ा, सिर्फ 84,418। चलिए 2014 हेमा मालिनी पहली बार मैदान में थी बीजेपी की तरफ से, आंकड़ा देखिए आप 5,74,633, यानी कि आप बाकी सबका मिला भी ले तब भी उसके आसपास ना पहुंचे। जयंत चौधरी आरएलडी 2,43,890 अलग लड़े थे। योगेश कुमार बीएसपी 1,73,572, चंदन सिंह एसपी 36,673। भाजपा जीत गई। 2019 आ जाइए, यहां पर देखिए आप आंकड़ा और बढ़ गया, हेमा मालिनी को और ज्यादा वोट पड़े 6,71,293, और कुंवर नरेंद्र जो आरएलडी के थे उनको 3,77,822 पड़े, और महेश पाठक कांग्रेस के 28,000, यानी वो 2009 में जो 84 ले लिए थे, उसके बाद आप 19 में हालत देखिए, मात्र कांग्रेस 28,084 पे, यानी जमानत जब्त वाली स्थिति यहां पर बनती नजर आई। तो एक छत्र राज। अगला आंकड़ा भी समझना पड़ेगा कि हम असेंबली की बात कर रहे थे, इस वक्त असेंबली में कौन है, वहां पर 5 सीट आती हैं, छठा, मंद, गोवर्धन, मथुरा और बलदेव। इसमें से पांचों जगह बीजेपी के विधायक हैं, और इनमें से एक तो चर्चित और काफी फेमस हैं श्रीकांत शर्मा, जो अक्सर टीवी पे भी दिखाई देते हैं, काफी बीजेपी के तेज तरार नेता हैं, वो भी यहाँ पर विधायक है। उनकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रेजेंट सीट चली असेंबली में, बीजेपी 5, कांग्रेस 0, एसपी 0, बीएसपी 0। अब यहाँ पे नाम किसका चल रहा है, देखिए अगर तो ये सीट बीजेपी को जाती है, अभी आरएलडी के साथ कौन सी सीट्स आरएलडी को मिलनी है, कौन सी बीजेपी को, अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि अगर बीजेपी ये सीट अपने पास रखती है, तो यहाँ पर 3 बड़े नाम चर्चा में चल रहे हैं, हेमा मालिनी, श्रीकांत शर्मा, कंगना रनौत। हेमा मालिनी इसीलिए वो प्रेजेंट सिटिंग एमपी हैं, लेकिन बीजेपी का 75+ फॉर्मूला अगर चला तो हो सकता है यहाँ पर उनको अगर टिकट नहीं मिलना हुआ, तो दूसरा नाम श्रीकांत शर्मा का भी चल रहा है, तेज तरार विधायक हैं, इसी लोकसभा से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो आते हैं, तो उनका नाम चल रहा है। तीसरा नाम कंगना रनौत का, पिछले दिनों हमने देखा, पिछले साल वो मथुरा में वृंदावन में माथा टेकने गई थी, उस वक्त ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अगर बीजेपी सीट का स्टेटस चेंज नहीं करना चाहती, सेलिब्रिटी स्टेटस ही रखना है, तो हो सकता है यहाँ पर कंगना रनौत का चेहरा भी दिखे। ये ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, ये क्यास है हमारे, ये हमारे एक अंदाजा है कि ऐसा हो सकता है। अगर बीजेपी ये सीट अपने पास रिटेन करती है गठबंधन के तहत, तो इन तीनों में से कोई एक चेहरा चुनाव लड़ता आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ये वो 3 चेहरे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। अगर बीजेपी, हम बार बार कह रहे हैं, कंडीशन ये है कि गठबंधन के तहत अगर बीजेपी आरएलडी को देती है, ये तो अलग बात है, अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो सीट्स, जब तक हम वीडियो बना रहे हैं, कि कौन सी सीट्स मिलेंगी, पर नहीं अगर बीजेपी अपने पास रखती है तो ये है वो स्थिति। और यहाँ पर इस बार अलायंस के खाते में ये सीट कांग्रेस के पास गई है। अब देखिए बड़ा स्मार्ट वर्क किया है यहाँ पर अखिलेश यादव ने, क्योंकि एसपी का कभी आधार नहीं रहा, आरएलडी आपके साथ नहीं रही, इसलिए सीट कांग्रेस को दी, आप लड़िए जी आके सीट। और यहाँ पर अब हमने देखा कि जितनी जगह हमने डाटा में देखा, अगर आप देखें एक बार इतिहास पे भी नजर मार लें, तो इतिहास बताता है कि 2009 से लगातार बीजेपी का दबदबा रहा है, बीजेपी की एक तरफा जीत हुई है, और बीजेपी को हर बार 50% से ज्यादा वोट मिले हैं 2009 के बाद से। 2009 के बाद से कह रहा हूं, 2009 से 2004 के बाद से कांग्रेस यहां कमजोर रही है, मतलब 2004 में कांग्रेस एक बार जीती और फिर लगातार कमजोर रही, और आजादी के बाद 52 से अगर हम देख लें
तो सिर्फ 3 बार ही कांग्रेस यहाँ पर जीती है। तो कुल मिला के हम आंकड़ा जो देख रहे थे वो बड़ा दिलचस्प है राकेश जी, कि आरएलडी और बीजेपी अलग अलग भी लड़ी है तो लाखों वोट पा गई है। अगर इस बार दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो कहाँ कोई पार्टी सामने टिकती नजर आ रही है। राकेश जी क्या कहते हैं आप? देखिए, आंकड़ों का जो गणित है, आंकड़ों का गणित और मौजूदा हालात, ये दोनों जो है इस बार साफ साफ संकेत कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासतौर से मथुरा सीट पर जो आंकड़े बता रहे हैं और जो परिस्थितियां दिख रही हैं, वो दोनों इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि इस सीट पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार या बीजेपी के उम्मीदवार के जीतने के पूरे आसार हैं। और अतीत भी इस बात की गवाही देता है। जिस तरीके से वोटों का प्रतिशत, जिस तरीके से नंबर ऑफ वोट की जो संख्या है, वो जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, और हेमा मालिनी को पहली बार 2014 में कितने वोट मिले, 2019 में कितने वोट मिले, तो इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो उससे साफ साफ ये संकेत मिलता है कि इस सीट पर जो सबसे ज्यादा, जिस एक पार्टी का अगर हम बात करें, सबसे ज्यादा अगर किसी का दबदबा है या सबसे ज्यादा अगर वो पार्टी इस सीट पर लोकप्रिय है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के बाद उसकी सहयोगी दल आरएलडी है, और तीसरे नंबर पर बीएसपी आती है, चौथे नंबर पर समाजवादी पार्टी आती है, और पांचवें नंबर पर कांग्रेस आती है। तो कांग्रेस को ये सीट अलायंस के तहत मिली है, और इस सीट पर कांग्रेस का जनाधार बहुत कमजोर है। उसके अलावा जो कांग्रेस की सहयोगी है, जिसके साथ उन्होंने गठबंधन किया है, खुद समाजवादी पार्टी जो है वो यहाँ चौथे नंबर पे आती है। तो चौथे और पांचवें नंबर की पार्टी अगर आपस में गठबंधन कर भी लेती है, तो वो पहले नंबर की पार्टी को चुनौती नहीं दे पाएगी, या दूसरे नंबर की पार्टी को चुनौती नहीं दे पाएगी। और आज की स्थिति यह है कि पहले नंबर पे बीजेपी और दूसरे नंबर पे आरएलडी, दोनों आपस में सहयोगी हैं, दोनों ने गठबंधन किया हुआ है, चुनाव से पूर्व का गठबंधन है, और आपस में सहयोगी है। तो खास तौर से मथुरा सीट, और मुझे तो लगता है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार का जो गणित है, इस बार जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जीतेगा वो जीतेगा, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो गणित है, वो गणित इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार जो भी उम्मीदवार बीजेपी और आरएलडी गठबंधन का होगा, उसके जीतने के चांसेस, उसके जीतने के आसार सबसे ज्यादा हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि नंबर 1 और 2 की पार्टी दोनों को हमेशा जो वोट मिले हैं वो छप्पड़ फाड़ मिले हैं, और दोनों को ही अगर प्लस कर दे हम तो यहाँ पर आंकड़ा इतना बड़ा बन जाता है कि और किसी की हिम्मत नहीं रह जाती फिर, क्योंकि पिछले बहुत सालों से ये आंकड़ा इंटैक्ट है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपने बात की, ये आरएलडी का गढ़ है। गढ़ होने के बावजूद, आप एक ध्यान दीजिए राकेश जी एक बात पे, गढ़ है लेकिन गढ़ होने के बावजूद बीजेपी अकेले भी लड़ी है तो भारी रही है। आप हिसाब लगा मैं लीजिए, बीजेपी भारी और दोनों ही मिल जाएं, गढ़ वाले और भारी वाले, तो फिर पीछे क्या रहता है? ये तो मैं वही कैलकुलेशन आपको अपने आप। मैं पिछले चुनाव का जिक्र कर रहा हूं, और पिछले चुनाव के दरमियान हालात बिल्कुल अलग थे। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शानदार प्रदर्शन किया था और सभी अटकलों को गलत साबित किया था। तो ये एक बात रही। दूसरी बात कि जो बीजेपी की ताकत है, वो ताकत जो है वो सिर्फ मथुरा वृंदावन में ही नहीं है, वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। और मथुरा वृंदावन को इसलिए भी जाना जाता है कि ये कान्हा की भूमि है। ये उस कृष्ण की भूमि है जिस कृष्ण ने पूरी दुनिया को युद्ध के मैदान में ज्ञान का संदेश दिया, युद्ध के मैदान में कर्म का ज्ञान दिया। और कर्म ऐसा जो कि पूरा, कहते हैं ना कि आपके पूरे व्यक्तित्व का आधार कर्म होता है। तो यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी का जो कर्म है, जो संदेश है और जो जनाधार है, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कागज पे मौजूद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के जरिए हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जो समीकरण है, जो मौजूदा हालात हैं और जिस तरीके के नतीजे इस सीट पर आते रहे हैं,
वो सब इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस बात की तरफ जो है वो संकेत दे रहे हैं कि जो आने वाला समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी गठबंधन का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई मुकाबला दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। हालांकि ये हमारे अपने आकलन है और हम जो कह रहे हैं उस आकलन में जो पिछले चुनाव का जो गणित है, पिछले चुनाव का जो डेटा है, हम उस डेटा को भी शामिल कर रहे हैं और उसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। और अभी जो वर्तमान में जो गठबंधन हुए हैं और जो गठबंधन अभी आरएलडी और बीजेपी का है, दूसरा गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का है, और दोनों गठबंधन के जो पिछले प्रदर्शन रहे हैं, अगर उसको हम सामने रखें और वर्तमान स्थिति को अगर हम सामने रखते हैं और उसके आधार पर अगर आप विश्लेषण करें तो ये बात साफ साफ कहते हैं ना नजर आती है कि कौन सी पार्टी और किस पार्टी के उम्मीदवार के जीतने के ज्यादा आसार हैं। यहाँ पे पार्टी नहीं, यहाँ मैं गठबंधन कहूंगा। तो कौन सा गठबंधन यहाँ लीडिंग पोजीशन में रह सकता है या जिसके जीतने के आसार सबसे ज्यादा हैं, वो पानी में कहते हैं ना कि चमकते हुए मोती की तरह साफ है। तो ये चीज जो है वो हमें समझने की जरूरत है और इसके आधार पर हमें आकलन करने की जरूरत है। रही बात, आपने कुछ एक उम्मीदवारों के नाम का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं कि आप श्रीकांत शर्मा जी की बात कर रहे हैं। श्रीकांत शर्मा जी वाकई में तेज तर्रार नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और केंद्र पिछली बार जब सरकार बनी थी तो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी थे और इस बार इस सीट से लोकसभा चुनाव के लिए प्रबल उम्मीदवारों की सूची में उनका भी नाम चल रहा है। तो ये देखते हैं कि पार्टी नेतृत्व तो क्या निर्णय करता है, क्या फैसला करता है। हालांकि जो सीट जो है वो काफी चर्चित सीट है और इस बार एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी गठबंधन का उम्मीदवार कोई भी हो, जीत के आसार और जीत के चांसेस उनके सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। सही कहा आपने। उसका एक कारण ये भी है कि हेमा मालिनी लगातार मथुरा में, वृंदावन में आती जाती रही हैं। उन्होंने संपर्क अपना कभी नहीं तोड़ा, नंबर 1 अगर संपर्क और संबंध, संपर्क और संबंध, संबंध। बिल्कुल अभी वो मैं बता रहा हूँ बिहारी जी कि के पास। मथुरा के लोगों से अभी जी, 3-4 दिन पहले मथुरा के लोगों से मेरी चर्चा हो रही थी। जी, तो उनका यही कहना था कि इस बार तो कहते हैं कि जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम ने अपना स्थान ग्रहण किया है और उसके बाद जो है जो देश और प्रदेश की जनता में जो संदेश गया है, तो इस बार स्थितियां कुछ भी हो, हमारा जो है वो मतलब भगवान राम के प्रति निष्ठा है और कृष्ण की भूमि है। तो हम इन दोनों को ध्यान में रखते हुए जो है वो अपने नेता का चुनाव करेंगे। तो ऐसे लोगों की भावनाएं हैं, लोगों की आस्थाएं हैं और लोग जो है सो इस तरीके की बातें करते हैं। आम जनता तो आप जानते हैं उनकी बातें उनकी तरह होती है, तो वो काफी इस बार काफी भावुक है। तो मैं वैसे लोगों की राय टटोलने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वीआईपी सीट है और इतने सारे इस सीट ने बदलाव देखे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं और बावजूद उसके ये सीट जो है लगातार बीजेपी के साथ बनी हुई है। हेमा मालिनी अपने मतदाताओं के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ जो उनका संपर्क और संबंध है लगातार बना हुआ है, तो वो भी एक प्रबल दावेदार है इस सीट से उम्मीदवारी के लिए। कंगना रनौत, आपने बिल्कुल सही नाम कहा, काफी दिनों से चर्चा में है, भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग कार्यक्रमों में दिखती हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में भी ये थी और वहां जय श्री राम के नारे लगा रही थी। तो ऐसे अगर देखा जाए तो अब पार्टी के सामने ये एक चैलेंज है, एक चुनौती है और पार्टी विवेक से क्या निर्णय लेती है और कौन सा चेहरा जनता के सामने मथुरा की सीट पर उम्मीदवारी के रूप में, गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात पक्की है या ये कह लें कि इस बात के आसार ज्यादा हैं कि जो भी उम्मीदवार होगा गठबंधन का, आरएलडी और बीजेपी गठबंधन का जो भी उम्मीदवार होगा, उसके जीतने के आसार ज्यादा होंगे। सही कहा आपने। हम क्रिकेट में अक्सर देखते हैं कि कई बार बैट को थोड़ा-सा एज लग जाए तो अंपायर को, थर्ड अंपायर के पास जाना पड़ता है और फिर वो स्नीकोमीटर से देखते हैं कि वो एज लगा है कि नहीं है। पर यहाँ पे एज साफ दिखाई दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। और ये एज बीजेपी के पक्ष में इसलिए भी है कि 2 बहुत बड़े फैक्टर, ये भगवान कृष्ण की धरती है। ये एक धार्मिक जहाँ पे आस्था जुड़ी है हिंदुओं की, जहाँ पर तांता लगा रहता है, वहां से संदेश आया है अयोध्या से भगवान राम का कि मैं यहाँ पर हो चुका हूँ विराजमान अब। तो एक तो वो बहुत बड़ा फैक्टर है। लोग उत्साहित है पूरी तरह कि वहां पे अब आपको वृंदावन में राधे राधे के साथ जय श्री राम भी सुनने के लिए मिल जाता है। दूसरा बड़ा फैक्टर जो है, इस बार जो अभी थोड़े दिन पहले गन्ने के किसानों को जो उन्होंने इंक्रीज किया है प्राइस में, वो पश्चिमी यूपी का ही किसान है।
यही मेन वो एरिया है। और वो एक दो बड़े ये फैक्टर हैं, तीसरा आरएलडी का साथ में मिल जाना, और चौथा जो है यहाँ पे नेता के चेहरा और छवि। ये सारे फैक्टर्स इशारा करते हैं कि बीजेपी या आरएलडी यहाँ पर बेहद मजबूत है इकट्ठे, और कोई दूर दूर तक चुनौती अभी तक तो देता नहीं नजर आ रहा है। खैर अभी चुनाव में 1.5-2 महीने बचे हैं, लेकिन हमारा आकलन पूर्व का रोहित डाटा, जी, प्रेजेंट की स्थितियां। रोहित जी, एक बात और बताऊंगा मैं, जी। कि अभी हाल ही में सरकार ने जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कहते हैं ना कि सबके चहेते और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पहचान हाँ, चौधरी और अजीत एक सिंह को जो राजनीतिक भारत पहचान, रत्न मिले। तो चौधरी चरण चरण सिंह को भारतीय जनता चरण सिंह। पार्टी ने और मोदी, ये जो वर्तमान जो केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने भारत रत्न देने का फैसला किया सही है। कहा है। और इस फैसले के बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिवाली मनाई गई थी। लोगों ने गुड़ बांटे थे, गन्ने के किसान हैं, तो उन लोगों ने जो है वो अपनी खुशियां जाहिर की थी, पश्चिमी सही उत्तर बात प्रदेश है। से लेके दिल्ली के कनॉट प्लेस तक। तो क्रॉट प्लेस तक। जो, हाँ, और मेरे तो माइंड ये में जो चौधरी अजीत सिंह रह गए, क्योंकि वो भी कभी बीजेपी के साथ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, आपने सही कहा कि उनको भारत रत्न मिलने के बाद जिस तरह का माहौल पूरे देश के किसानों को ये संदेश गया है कि मोदी पूरे देश सरकार के जो किसानों है, को, हाँ, पूरे कि देश के। ये सरकार, आप गौर करेंगे, देश में सबसे ज्यादा सब्सिडी जो है वो दो सेक्टर को मिलती है, एक डिफेंस सेक्टर को और एक हेल्थ सेक्टर को, यानी कि एक सेना के लिए, दूसरा स्वास्थ्य के लिए। और वो करीब करीब जो वो सब्सिडी है वो करीब करीब 2% है, 2% है। और उसी के बराबर उसी के बराबर जो वर्तमान सरकार है, केंद्र सरकार है, वो देश के किसानों को भी सब्सिडी देती है। यानी कि किसान जो है वो सरकार की प्राथमिकता में, सरकार की वरीयता में सबसे ऊपर है, और हर हर मामले में ऊपर है। सबसे ज्यादा जो बजट का आवंटन होता है वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है, रूरल डेवलपमेंट के लिए होता है, किसानों के लिए होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार कितनी अहमियत देती है किसानों के मुद्दे को। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश खासतौर से किसान बाहुल्य वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं और जो सरकार के काम हैं, वो दोनों देश की जनता के सामने हैं। और मुझे लगता है कि इन आंकड़ों को अगर आप ध्यान दें और अ, जो सरकार के जो फैसले हैं, अगर हम ध्यान में रखें, तो तस्वीर जो है वो लगभग लगभग साफ है। अब ज्यादा बेहतर तस्वीर तो चुनाव के नतीजे बता पाएंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं और जो हमारा विश्लेषण है और हमारा अपना अनुभव कहता है, वो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जो है, इस पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में जो है वो काफी इनका दबदबा है, काफी ये लोकप्रिय है, और इनके जीतने के आसार ज्यादा है। बिल्कुल सही कहा आपने। जीतने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। और ये भी बात है कि स्थितियाँ उस तरह की बनी हुई हैं। चाहे वो राम मंदिर के बाद हो, या आपने भारत रत्न का भी ज़िक्र किया, या आपने ये भी ज़िक्र किया कि किसानों के लिए जैसे गन्ने का जो भाव है बढ़ा दिया। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें ये शो करती हैं कि बीजेपी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपना क्रिएट कर चुकी है, और पीएम मोदी तो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। और एक बहुत बड़ा फैक्टर और है राकेश जी, जो मैं एंड में अभी जिक्र करने जा रहा हूं, वो बड़ा फैक्टर है यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। उनको नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने जिस तरह से यूपी से क्राइम को डिलीट किया है और पीस को यहां पर दोबारा रीइंस्टॉल किया है स्टेट में, इसकी चर्चा आप मुंबई में हो, चंडीगढ़ में हो, आपको कहीं कोई यूपी का मिल जाए, आप पूछ लीजिए, तो वो किसी पार्टी का हो, वो कहेगा भाई साहब एक बात तो है कि बाबा के बुलडोजर ने सबकी बोलती बंद कर दी है। अब चाहे लड़का हो या लड़की हो, रात को 10 बजे के बाद निकले, 11 बजे के बाद निकले, अपराधी कुछ करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उनकी आंखों के आगे बाबा घूमते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की छवि पूरे स्टेट में क्रिएट की है, बहुत सारे स्टेट सोचते होंगे यार हमारा सीएम भी यही होना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो मैं बताना चाह रहा था कि हम जितने फैक्टर्स काउंट कर रहे हैं उसमें योगी आदित्यनाथ की अपनी पर्सनल छवि, उनका हर वक्त स्टेट में एक्टिव रहना, और ऐसा नहीं करना कि मैं नोएडा नहीं जाऊंगा, मेरी कुर्सी चले जाएगी, मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां रात नहीं रुकूंगा। उन्होंने सभी मिथकों को तोड़ा है, और यही लोगों के दिल को भा भी गया कि एक ऐसा मुख्यमंत्री जो कहता है मैं पूरे प्रदेश में जाऊंगा, मतलब ही नहीं है मेरी कुर्सी रहे ना रहे, मेरे को क्या, मैं तो जाऊंगा हर स्टेट के कोने में।
और ये जो उन्होंने करके दिखाया है, इसलिए आज उनके सामने खड़े होने में दिक्कत है। विरोधी पार्टियों को कैसे सामना करें, आखिर बोले क्या? जितना वो इन्वेस्टर समिट करवा रहे हैं, विकास की चीजें हो रही है, या जिस तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं, ये भी एक बीजेपी की जीत में हमेशा बड़ा फैक्टर रहता रहा है और आगे भी ये फैक्टर रहेगा। बिल्कुल आपने सही बात कही है कि जिस तरीके का जो कहते हैं ना कि कृष्ण की जन्मभूमि और कृष्ण का संदेश जो है वो कर्म करो और आगे बढ़ो, तो उसी तरीके से जो सीएम योगी हैं वो सत्कर्म के आधार पर प्रदेश की जनता की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो या फिर प्रदेश में जो है विकास की बात हो, प्रदेश में निवेश की बात हो या प्रदेश को हर तरफ से आगे ले जाने की जो उनकी कोशिश है, वो उसमें दिन-रात लगे होते हैं और लगातार आप देखेंगे कि मतलब अभी बनारस में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने निवेश की घोषणाएँ की। इस तरीके से जो डबल इंजन की सरकार है, उसका पूरा-पूरा जो है वो फ़ायदा उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। सही कहा आपने। और हम ये कह सकते हैं कि आज की जिस सीट का हमने आकलन किया, मथुरा, यहाँ पर आप देश की किसी भी सीट का आकलन कर लीजिए, सबसे पहले तो चेहरा पीएम मोदी होते हैं, इसीलिए वोट शेयर में उछाल आता है असेंबली से लोकसभा। जैसे पीएम मोदी की बात होती है, लोगों का माइंड चेंज हो जाता है। तो पीएम मोदी का ओवरऑल ऐसे एज ए वैश्विक नेता की छवि, सीएम योगी की अपनी स्टेट में शानदार परफॉर्मेंस, एक अच्छी छवि, और यहाँ से एक मजबूत कैंडिडेट, और पिछले सारे आंकड़े, और राम मंदिर, और वो भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का, और किसानों को जो वो गन्ने की कीमत बढ़ाई है, ये सब फैक्टर्स बताते हैं कि अब कोई सोच समझ की जरूरत नहीं है। आप जितना दिमाग लगा लीजिए, हाँ ये ठीक है, चुनाव होने दीजिए, ईवीएम आएगी, बटन दबेगा, रिजल्ट आएगा, लेकिन हमारा आकलन कहता है कि यहाँ बीजेपी कंफर्टेबल नजर आती है, एज बीजेपी को नजर आता है। अब देखना ही होगा कि यहाँ से कैंडिडेट कौन होता है, किसके खाते में सीट जाती है, ये तमाम चीजें देखने वाले होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। हमने कोशिश की ईमानदारी से आकलन करने की, सारे डाटास निकाल के, ताकि लोगों को एक क्रेज रहता है, चुनाव अब आ चुका है क्योंकि माहौल है, कि क्या माहौल है, क्या चल रहा है, तो आंकड़े सारा माहौल बताते हैं, रेदर देन कि हम कहें या 10 लोगों से पूछ ले, हो सकता है वो 10 ही एक पार्टी को मानने वाले हो, तो कम से कम आंकड़े झूठ नहीं बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे ऐसे ही। मैं सारे दर्शकों को बता दूं कि हम बहुत सारी लोकसभा सीटों का आकलन, आपको घर बैठे आपकी सीट का आकलन मिल जाएगा, बस आपको सब्सक्राइब करना है। कमेंट में अगर आप उस जगह से आते हैं तो बहुत अच्छा, कमेंट करके बताइए, आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद भी दे दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।